सत्ता की साझेदारी। इस अध्याय में सत्ता में साझेदारी के महत्व के बारे में बताया जाएगा। सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक है। इसकी शुरुआत हम श्रीलंका एवं बेल्जियम की दो कथाओं से करेंगे। बेल्जियम यूरोप का छोटा सा देश है जिसका क्षेत्रफल भारत के हरियाणा राज्य से भी कम है। बेल्जियम की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है जिसकी भाषा डच है। 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोगों की भाषा जर्मन है। इस देश की राजधानी ब्रुसेल्स है जहां 80% लोग फ्रेंच भाषी हैं एवं 20% लोग डच भाषी हैं। देश के अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध और ताकतवर हैं। बाद में विकसित और शिक्षित हुए डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इस स्थिति के चलते 1950 और 1960 के दशक में दोनों समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। राजधानी ब्रुसेल्स में दोनों समूहों के बीच टकराव सबसे अधिक था। अब दूसरी कहानी श्रीलंका की, जो दक्षिण एशिया का एक द्वीपीय देश है। ये भारत के तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूहों के लोग हैं। देश का सबसे बड़ा सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिसकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। दूसरे स्थान पर तमिल हैं, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 18% है। तमिलों के भी दो समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल और हिंदुस्तानी मूल के तमिल। श्रीलंकाई मूल के तमिल कुल जनसंख्या के 13% हैं और भारतीय मूल के तमिल 5%। भारतीय मूल के तमिल उन भारतीयों की संतानें हैं जिन्हें औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाया गया था। तमिल लोग श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी प्रांतों में निवास करते हैं। अधिकांश सिंहली भाषी लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है, जो सिंहली एवं तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी संख्या के बल पर
फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं। इससे उनके बीच तनाव और बढ़ जाता एवं देश के बंटवारे की नौबत आ जाती। श्रीलंका में सिंहली लोग अपने बहुमत के बल पर अपनी मनमानी चला सकते थे। अब हम इस बात की जानकारी प्राप्त करेंगे कि वास्तव में इन दोनों देशों में क्या हुआ। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना शुरू किया। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अनेक कदम उठाए। 1956 में बनाए गए कानून के अनुसार सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। विश्वविद्यालयों एवं सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता प्रदान की जाने लगी। नए संविधान में बौद्ध मत को संरक्षण एवं बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया। इन सरकारी फैसलों के कारण श्रीलंका में तमिलों की नाराजगी एवं शासन के प्रति बेगानापन बढ़ने लगा। तमिलों को ऐसा विश्वास होने लगा था कि सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को नष्ट कर देंगे। तमिलों को ऐसा भी लगने लगा कि उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है एवं उनके साथ भेदभाव हो रहा है। परिणाम स्वरूप तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध आपस में बिगड़ते चले गए। श्रीलंका के तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई एवं तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने एवं शिक्षा तथा रोजगार में समान अवसर प्रदान करने की मांग को लेकर संघर्ष शुरू कर दिया। तमिल बहुल इलाके की स्वायत्तता की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। 1980 के दशक में स्वतंत्र तमिल ईलम बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में इन दोनों समुदायों के बीच बढ़ते अविश्वास ने टकराव का रूप ले लिया, जो बाद में गृह युद्ध में परिणत हो गया। गृह युद्ध में हजारों लोग मारे गए एवं इससे भी कई गुना अधिक लोग भागकर दूसरे देश में शरणार्थी बन गए। अनेक परिवारों की रोजी रोटी चौपट हो गई। दक्षिण एशियाई देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। गृह युद्ध के कारण मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन में काफी परेशानियां पैदा हुई हैं। बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया और श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाया। देश के सभी लोगों को आपस में मिलजुल कर रहने
एवं उनके बीच आपसी विश्वास को बहाल करने के लिए 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन किए गए। इसके लिए बेल्जियम द्वारा की गई व्यवस्था बहुत ही कल्पनाशील है, जिसे अन्य कोई देश नहीं कर पाया। इस प्रावधान की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी एवं कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों के क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गईं, अर्थात राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं। राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, जिसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। समान प्रतिनिधित्व को फ्रेंच भाषी लोगों ने इसलिए स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया था। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक अन्य सरकार भी काम करती है, जिसको संस्कृति, शिक्षा और भाषा पर फैसले लेने का अधिकार है। इसका चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। बेल्जियम का ये मॉडल कुछ जटिल है, लेकिन यह व्यवस्था वहां बेहद सफल रही। इससे बेल्जियम में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया एवं देश 2 टुकड़ों में बंटने से बच गया। फिलहाल यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स को ही चुना गया है। बेल्जियम और श्रीलंका की कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही लोकतांत्रिक देश है, परंतु सत्ता में साझेदारी की समस्या को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की है। बेल्जियम के नेता अलग अलग समुदायों और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करते हुए सत्ता की साझेदारी पर सहमत हुए। परिणाम स्वरूप देश में शांति एवं एकता कायम रही। श्रीलंका में ठीक इसके विपरीत फैसला लिया गया, जिसके कारण यह देश गृह युद्ध की समस्या से जूझ रहा है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि बहुसंख्यक समुदाय अगर अपना प्रभुत्व कायम करने की कोशिश करता है तो देश की एकता संकट में पड़ सकती है। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता के पक्ष में हम 2 तर्क दे सकते हैं: युक्तिपरक तर्क और नैतिक तर्क। युक्तिपरक तर्क: सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। सामाजिक टकराव आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप न ले, इसके लिए भी सत्ता का बंटवारा आवश्यक है। बहुसंख्यक समुदाय की प्रभुता स्थापित करना देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है।
बहुसंख्यकों का आतंक अल्पसंख्यकों के लिए तो परेशानी पैदा करता ही है, साथ ही बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। नैतिक तर्क। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता का बंटवारा। वैध सरकार वही होती है जिसमें सभी समूह भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। सत्ता की साझेदारी का रूप। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इस विचार के वैकल्प के रूप में सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। लंबे समय से ये मान्यता रही है कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान में रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। परंतु लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत के अनुसार लोकतंत्र की सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं एवं लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, जिनमें कुछ प्रचलित रूप इस प्रकार हैं। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। इसमें सत्ता का बंटवारा विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच होता है। इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ये बंटवारा ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता एवं हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, लेकिन संसद उस पर अनेक प्रकार से नियंत्रण रखती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जाती है, लेकिन न्यायपालिका कार्यपालिका पर एवं विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। इस प्रकार के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। इस प्रकार के बंटवारे में सरकार अनेक स्तरों पर कार्य करती है। पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार होती है एवं प्रांतों तथा क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें होती हैं। पूरे देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार को केंद्र सरकार कहते हैं, जबकि प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को
अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में इसे राज्य सरकार कहते हैं, परंतु सभी देशों में बंटवारा ऐसा नहीं होता है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं होती हैं। जिन देशों में ऐसी सरकारें होती हैं, वहां के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होता है कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस प्रकार होगा। उदाहरण स्वरूप बेल्जियम में इस प्रकार का बंटवारा हुआ, परंतु श्रीलंका में नहीं हुआ। प्रांतीय सरकारों के नीचे के स्तर पर भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। भारत में पंचायत एवं नगर पालिका ऐसी ही इकाइयां हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। भारत में आरक्षित चुनाव क्षेत्र ऐसी ही एक व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग समूहों के हिस्सेदारी के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझें। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित साझेदारी दी जाती है। विभिन्न दबाव समूहों की सत्ता में साझेदारी। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प अवश्य रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ये विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। राजनीतिक पार्टियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा इस बात को सुनिश्चित करती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। सत्ता समय समय पर विभिन्न विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ में आती जाती रहती है। कई बार दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं और सरकार का गठन करती हैं, जिसमें सत्ता की साझेदारी स्पष्ट दिखती है। लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह भी सक्रिय रहते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या सरकारी नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं।